अगर हम टीवी के सामने बैठे हों और मैदान पर भारत और नीदरलैंड्स जैसी दिग्गज एकदम विश्व चैंपियन टीमें आमने सामने हों। बहुत ही हाई वोल्टेज मैच। बिल्कुल। तो मैच शुरू होने की सीटी बजती है, हम स्क्रीन पर खेल देखने के लिए अपनी सीट पर ठीक से एडजस्ट भी नहीं हो पाते, शायद एक गहरी सांस भी पूरी नहीं लेते, और अचानक गेंद गोल पोस्ट के अंदर होती है। अरे हाँ, स्कोर बोर्ड तुरंत बदल जाता है। सिर्फ 13 सेकंड। मतलब 13 सेकंड में तो इंसान ठीक से ये भी नहीं समझ पाता कि मैच शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल में जहां हर एक माइक्रो सेकंड के लिए भयंकर लड़ाई होती है, वहां 13 सेकंड में गोल होना किसी जादू या ये किसी वीडियो गेम के ग्लिच जैसा लगता है। एकदम सही कहा। और देखिए, यही वो पल होता है जो खेल के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी में जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंडर्स दीवार बनकर खड़े होते हैं, वहां इतनी जल्दी गोल कर देना, सच कहूं तो ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। हाँ, किस्मत तो बिल्कुल नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। ये विपक्षी टीम की मानसिकता को पहली ही सीटी पर पूरी तरह से कुचल देने का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि मैदान पर उतरने वाली टीम अब बचाव करने नहीं आई है, वो पूरी तरह से हावी होने आई है। सटीक कहा आपने। और उस बिजली की तरह किए गए हमले के पीछे जो खिलाड़ी था ना, उसी पर आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण केंद्रित है। हमारे पास जो ताज़ा नोट्स और आंकड़े हैं, वे खेल जगत की एक बहुत बड़ी खबर की पुष्टि करते हैं। हाँ, 27 मार्च 2026 की वो खबर। हाँ, नई दिल्ली में जो हॉकी इंडिया अवार्ड्स आयोजित हुए, उसी मंच पर भारतीय हॉकी के एक बेहद सुनहरे अध्याय का समापन हो गया है। 31 वर्षीय फॉरवर्ड खिलाड़ी गुरजंट सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। और ये खबर इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि गुरजंट सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे। देखिए, वे एक पूरे युग के सूत्रधार रहे हैं। जब हम उनके पूरे करियर के ग्राफ को देखते हैं तो ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि आधुनिक भारतीय हॉकी का जो पुनर्जागरण हुआ है, रिवाइवल हमने देखा है पिछले एक दशक में। बिल्कुल उस रिवाइवल की इमारत की सबसे मजबूत ईंटों में से एक थे गुरजंट सिंह। और यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय है। हम यहाँ सिर्फ ये नहीं गिनाने वाले कि उन्होंने अपने करियर में 130 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले या 33 गोल दागे। हाँ, आंकड़े तो खैर कोई भी इंटरनेट पे पढ़ सकता है। सही कहा। हमें उन आंकड़ों के पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान को समझना है। हमें ये गहराई से समझना है कि कैसे कुछ खिलाड़ी सिर्फ मैदान पर दौड़ते नहीं है, बल्कि वो पूरे देश के खेल के इतिहास की धारा को मोड़ देते हैं। कैसे एक खिलाड़ी उस टीम का एंकर बन जाता है जो दशकों से हार के बोझ तले दबी हुई थी। इस बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि महानता कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात मिल जाती है। इसकी नींव बहुत पहले और बहुत ही गहरे दबाव के बीच पड़ती है। हाँ, उनका सीनियर अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू तो 2017 में हुआ था ना। हाँ, 2017 में उन्होंने सीनियर टीम में डेब्यू किया था, लेकिन दुनिया ने उनकी असली क्षमता और उनके, जिसे हम बिग गेम टेम्परामेंट कहते हैं, उसे एक साल पहले ही देख लिया था। अरे हाँ, बात हो रही है साल 2016 के जूनियर विश्व कप की। लखनऊ का वो खचाखच भरा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। बिल्कुल। उस रात पूरे स्टेडियम में जो शोर था वो रोंगटे खड़े करने वाला था। मतलब फाइनल मैच में भारत का सामना बेल्जियम की उस मजबूत टीम से था जिसे हराना उस वक्त लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और उसी भारी दबाव वाले फाइनल में जो गुरजंट ने पहला गोल दागा था ना, उसने न सिर्फ भारत को वो विश्व कप जिताया, बल्कि पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया कि भारतीय फॉरवर्ड लाइन में एक नया और खतरनाक हथियार आ चुका है। और उस जूनियर विश्व कप के फाइनल के बाद से ही उनकी खेलने की शैली हर जगह चर्चा का विषय बन गई थी। एक फॉरवर्ड खिलाड़ी के तौर पर उनके पास वो तूफानी रफ्तार थी जो विपक्षी टीम के डिफेंस को चीर कर रख देती थी। हाँ, रफ्तार तो थी ही, लेकिन रफ्तार से ज्यादा खतरनाक थी उनकी अचूक फिनिशिंग और मैदान पर उनकी कमाल की पोजीशनिंग। हालांकि जिस एक चीज ने उन्हें दुनिया भर के हॉकी प्रशंसकों के बीच सबसे ज्यादा मशहूर किया, वो था उनका एक खास सिग्नेचर मूव, मिस्टर बैकहैंड। हाँ बिल्कुल, उनका बैकहैंड स्ट्राइक। हॉकी की दुनिया में तो उन्हें इसी नाम से जाना जाने लगा। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुककर एक बात पूछना चाहता हूँ। मतलब एक आम खेल प्रेमी के नजरिए से देखें तो क्या बैकहैंड शॉट मारना वाकई इतना बड़ा कमाल है? आप किस मायने में कह रहे हैं? मतलब ये कि अगर गेंद आपकी स्टिक के दाईं तरफ की बजाय बाईं तरफ आ गई है तो आप बस स्टिक को घुमाकर मार देते हैं। क्या ये सिर्फ एक साधारण तकनीकी कौशल नहीं है जिसे हर प्रोफेशनल खिलाड़ी को जानना ही चाहिए? इसे लेकर इतनी चर्चा क्यों होती है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और बाहर से देखने पर ये सच में बहुत आसान लगता है कि खिलाड़ी ने बस स्टिक घुमाई और शॉट मार दिया। लेकिन अगर हम फील्ड हॉकी के बायोमैकेनिक्स की गहराई में जाएं, यानी खेल के विज्ञान और नियमों में?
हाँ, तो सच्चाई बिल्कुल अलग है। सबसे पहली बात, क्रिकेट या टेनिस के विपरीत फील्ड हॉकी की स्टिक दोनों तरफ से चपटी नहीं होती है। हाँ, उसका सिर्फ एक ही हिस्सा चपटा होता है। बिल्कुल, और नियमानुसार आप गेंद को सिर्फ उसी चपटे हिस्से से मार सकते हैं। हाँ, गोल वाले हिस्से का इस्तेमाल किया तो वो फाउल हो जाता है। एकदम सही। अब सोचिए, जब गेंद खिलाड़ी के बाईं ओर होती है तो वह सामान्य तरीके से शॉट नहीं मार सकता। उसे एक रिवर्स बैकहैंड खेलना पड़ता है। जिसे हॉकी की भाषा में शायद टोमाहॉक शॉट भी कहते हैं। हाँ, टोमाहॉक। इसके लिए खिलाड़ी को अपनी ग्रिप यानी स्टिक पकड़ने के तरीके को पलक झपकते ही 180 डिग्री घुमाना पड़ता है। अपना पूरा शरीर मैदान के एकदम करीब, लगभग नीचे तक झुकाना पड़ता है। और फिर स्टिक के किनारे से, ध्यान दीजिए, किनारे से उस सख्त गेंद पर प्रहार करना पड़ता है। स्टिक के किनारे से, यानी जो हिस्सा सबसे पतला होता है स्टिक का। एकदम सही। अब सोचिए, एक तो आप पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं, दूसरा आप अजीबोगरीब तरीके से झुके हुए हैं, और तीसरा आपको स्टिक के उस पतले से किनारे से एक छोटी सी गेंद पर पूरी ताकत से वार करना है। बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। इसके लिए कलाई की असाधारण ताकत चाहिए होती है, गजब का हैंड आई कोऑर्डिनेशन और शरीर के बेहतरीन संतुलन की जरूरत होती है। जरा सी भी चूक हुई तो गेंद हवा में खतरनाक तरीके से उछल सकती है और फाउल हो सकता है। ये तो वाकई बहुत जटिल है, लेकिन क्या इसका कोई मनोवैज्ञानिक पहलू भी है? मतलब गोलकीपर के नजरिए से ये शॉट इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? देखिए, यही वो मोमेंट है जो इस शॉट को सच में घातक बनाता है। जब कोई फॉरवर्ड खिलाड़ी सामान्य शॉट मारता है, यानी फोरहैंड, तो उसे स्टिक को पीछे ले जाना पड़ता है, जिसे हम बैकस्विंग कहते हैं। हाँ, तो एक विश्व स्तरीय गोलकीपर उस बैकस्विंग को देखकर, खिलाड़ी के कंधों की दिशा को देखकर ये अनुमान लगा लेता है कि गेंद किस कोने में और कितनी रफ्तार से आने वाली है। अच्छा, तो वो पहले ही समझ जाता है। बिल्कुल, गोलकीपर उसी हिसाब से अपने भारी भरकम पैड्स को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन बैकहैंड में तो कोई लंबा बैकस्विंग होता ही नहीं है। यही तो बात है। बैकहैंड शॉट शरीर के बहुत करीब से और अचानक कलाई के झटके से निकलता है। गोलकीपर को शरीर की भाषा पढ़ने का कोई विजुअल क्लू मिलता ही नहीं है। मतलब कोई संकेत ही नहीं मिलता कि गेंद कब निकलने वाली है। हाँ, गेंद अचानक स्टिक से निकलती है और एकदम बुलेट की रफ्तार से नेट में घुस जाती है। गोलकीपर को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिलता। ये एक तरह का स्ट्रक्चरल एक्सप्लॉइट है। क्या बात है, यानी गोलकीपर जिस तकनीक पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है, ये शॉट उसी को चकमा दे देता है। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक रूप से ये विपक्षी टीम को तोड़ देता है। जब एक डिफेंडर अपनी पूरी ताकत लगाकर गुरजंट को उनके कमजोर तरफ धकेलता था, ये सोचकर कि अब वो शॉट नहीं ले पाएंगे, और उसी कमजोर स्थिति से गुरजंट एक अचूक बैकहैंड गोल दाग देते थे। हाँ, तो डिफेंडर का आत्मविश्वास पूरी तरह चरमरा जाता था। ये तो सच में गोलकीपर और डिफेंडर के दिमाग के साथ खेला गया एक खेल था। खैर, ये तो हुई तकनीक की बात, लेकिन तकनीक का होना एक बात है और उस तकनीक का दुनिया के सबसे बड़े मंच पर सबसे ज्यादा दबाव वाले पलों में इस्तेमाल कर पाना बिल्कुल अलग बात है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जूनियर स्तर पर बहुत से खिलाड़ी चमकते हैं, लेकिन सीनियर स्तर की कड़वी सच्चाई और दबाव उन्हें अक्सर तोड़ देते हैं। पर गुरजंट के साथ ऐसा नहीं हुआ। वे सच में एक बिग गेम प्लेयर बनकर उभरे। हाँ, उनके करियर का ग्राफ यही दिखाता है। और जब हम बड़े मंच की बात करते हैं ना, तो मुझे वापस उसी 13 सेकंड वाले ऐतिहासिक गोल पर आना होगा। 2020 का वो FIH प्रो लीग मैच। हाँ, नीदरलैंड्स के खिलाफ। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा गहराई में जाना चाहूंगा। 13 सेकंड में गोल खाना, क्या ये सच में गुरजंट की महानता थी या डच टीम के डिफेंस की कोई बेवकूफ़ी भरी गलती थी? ये सवाल बहुत लोग उठाते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीदरलैंड्स जैसी दिग्गज टीम का 13 सेकंड में गोल खा लेना तो मतलब एक मजाक सा लगता है। देखिए, ये बहुत ही शानदार विश्लेषण की मांग करता है। पहली नजर में देखने पर यह सच में नीदरलैंड्स के डिफेंस की एक बड़ी गलती लग सकती है, लेकिन आधुनिक हॉकी के सामरिक बदलावों को समझे बिना हम इस गोल की असल अहमियत नहीं समझ सकते। सामरिक बदलाव मतलब टैक्टिक्स में बदलाव? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अब पहले जैसी नहीं रही। यह अब एक हाई प्रेसिंग गेम बन चुकी है। उस मैच में 13 सेकंड में जो हुआ वो कोई तुक्का या किस्मत नहीं थी। तो क्या वो तत्कालीन कोच ग्राहम रीड की रणनीति थी? बिल्कुल, ये उनकी एक बेहद आक्रामक रणनीति का हिस्सा था। आप इसे कोऑर्डिनेटेड एम्बुश या एक सुनियोजित जाल कह सकते हैं। एक जाल? कैसे? जैसे ही मैच शुरू होने की सीटी बजी, भारतीय टीम पीछे हटने या गेंद का पोजीशन रखने की बजाय सीधे डच हाफ में घुस गई।
इसे फुल कोर्ट प्रेस कहते हैं। और इसमें गुरजंट की जो पोजीशनिंग थी वो कमाल की थी। मतलब वे सिर्फ दौड़ नहीं रहे थे, नहीं, वे डच डिफेंडर्स के पासिंग लेन को ब्लॉक कर रहे थे। दबाव में आकर नीदरलैंड्स के डिफेंडर ने गेंद को पास करने में बस 1 सेकंड के 100वें हिस्से की झिझक दिखाई। और गुरजंट ने उसी झिझक को पकड़ लिया। हाँ, इसे ही खेल की भाषा में प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट यानी शिकारी प्रवृत्ति कहते हैं। गुरजंट उनकी ब्लाइंड स्पॉट में थे। उन्होंने वो पास इंटरसेप्ट किया, बीच में ही रोक लिया, एक टच लिया और इससे पहले कि डच गोलकीपर अपनी जगह ले पाता, गेंद नेट के अंदर थी। अद्भुत। देखिए, बिग गेम प्लेयर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप हर मैच में 3 गोल करें। इसका मतलब ये होता है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत हो और जब विपक्षी टीम सबसे ज्यादा नाजुक स्थिति में हो, तब आप बिना किसी गलती के उस मौके को भुना लें। ये वाकया वाकई ये साबित करता है कि खेल सिर्फ शारीरिक क्षमता का नहीं बल्कि सिचुएशनल अवेयरनेस का है, मैदान पर हर पल जागरूक रहने का है। बिल्कुल। और गुरजंट का ये टेम्परामेंट सिर्फ मैच तक सीमित नहीं था। उनके करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनका एशियाई स्तर पर जो दबदबा रहा है वो हैरान करने वाला है। हाँ, मेडल्स की तो झड़ी लगा दी थी उन्होंने। 2022 के एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल, 2017 के एशिया कप में गोल्ड और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में 2018 और 2023 के खिताब। ये सभी टूर्नामेंट्स ऐसे थे जहां हर मैच के साथ उम्मीदों का पहाड़ भारी होता जाता था। और यहीं पर हमें शारीरिक थकान बनाम मानसिक थकान के अंतर को समझना होगा। वह कैसे? देखिए, किसी भी बड़े टूर्नामेंट के लीग मैचों में प्रदर्शन करना अलग बात है, लेकिन जब बात सेमीफाइनल या फाइनल की आती है तो खिलाड़ियों के पैर शीशे की तरह भारी हो जाते हैं। हाँ, दबाव की वजह से। बिल्कुल। 180 बीट्स प्रति मिनट की धड़कन के बीच सही फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है। मानसिक थकान शरीर से पहले हावी हो जाती है। ऐसे समय में गुरजंट जैसे खिलाड़ी टीम के लिए उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम करते थे। मतलब वे टीम को चार्ज कर देते थे। हाँ, उनकी आक्रामक शैली और बिना थके लगातार प्रेस करने की क्षमता टीम के बाकी खिलाड़ियों में भी गजब की ऊर्जा भर देती थे। ये एक बहुत भी मजबूत पॉइंट है कि वो अकेले नहीं खेलते थे, वे पूरी टीम का मोमेंटम सेट करते थे। लेकिन व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स, बेहतरीन तकनीक और एशियाई मेडल अपनी जगह हैं। एक खिलाड़ी की असली विरासत, उसकी लेगेसी इस बात से तय होती है कि उसने अपने देश के खेल इतिहास के सबसे गहरे घावों को कैसे भरा। बिल्कुल सही बात है। और जब हम भारतीय हॉकी के घावों की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा आंकड़ा आता है जो किसी भी भारतीय खेल प्रेमी के रोंगटे खड़े कर सकता है। 41 साल, 4 दशक से भी लंबा ओलंपिक मेडल का सूखा। उफ, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक श्राप बन चुका था। बिल्कुल, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भारतीय हॉकी टीम हर बार जब ओलंपिक के मैदान पर उतरती थी तो खिलाड़ियों के कंधों पर एक अदृश्य लेकिन बेहद भारी बैकपैक होता था। हाँ, उम्मीदों और निराशा का बैकपैक। उस बैकपैक में 1980 के बाद से मिली हर हार की निराशा, हर टूटी हुई उम्मीद और मीडिया का हर ताना भरा होता था। हम सब ध्यानचंद और बलबीर सिंह सीनियर के उस स्वर्णिम युग की कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं जहां भारत ने 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे। बिल्कुल, वो एक अलग ही दौर था। लेकिन 2000 के सिडनी ओलंपिक का वो आखिरी मिनट का गोल खाना हो या 2008 के बीजिंग ओलंपिक के लिए क्वालिफाई तक न कर पाना, 41 साल का मतलब था कि टीम के कई खिलाड़ियों का तो तब जन्म भी नहीं हुआ था जब भारत ने आखिरी बार मेडल जीता था। हाँ, ये एक ऐसा भूत था जो हर 4 साल में जाग जाता था। और फिर टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 के ओलंपिक गेम्स आते हैं। और ये भारतीय खेल इतिहास का वो मोड़ है जिसका इंतजार कई पीढ़ियां कर रही थीं। देखिए, टोक्यो और पेरिस में जीते गए वे दोनों ब्रॉन्ज मेडल सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं है। हाँ, उनका महत्व उससे कहीं ज्यादा है। वे उस लूजिंग माइंडसेट यानी हारने की मानसिकता के ताबूत में ठोकी गई आखिरी कील हैं। 1970 के दशक में जब प्राकृतिक घास से हॉकी को एस्ट्रोटर्फ पर शिफ्ट किया गया था, तब भारतीय हॉकी ने अपना दबदबा खो दिया था। हाँ, क्योंकि यूरोपीय टीमों की शारीरिक ताकत और रफ्तार बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल, उनकी ताकत के आगे भारतीय कलात्मकता फीकी पड़ गई थी। दशकों तक भारतीय टीम यूरोपीय दिग्गजों से खौफ खाती रही, लेकिन गुरजंट उस नई पीढ़ी के अहम सदस्य थे जिसने इस खौफ को खत्म किया। उन्होंने न सिर्फ यूरोपियन स्टाइल की फिटनेस को अपनाया बल्कि उसमें अपनी जो भारतीय कलात्मकता थी उसको भी जोड़े रखा। एकदम सही। कोच ग्राहम रीड और बाद में क्रेग फुलटन के नेतृत्व में ड्रेसिंग रूम का पूरा माहौल बदल गया था। मतलब वहां अब हार की बातें नहीं होती थी। नहीं, वहां अब 41 साल के सूखे की बात नहीं होती थी, बल्कि मैच के अगले 10 सेकंड में क्या करना है सिर्फ इसकी बात होती थी। जब आप मैदान पर जर्मनी या ग्रेट ब्रिटेन जैसी टीमों के खिलाफ उतरते हैं
तो सबसे पहले आपको उनके मन में ये डर पैदा करना होता है कि हम तुमसे ज्यादा दौड़ सकते हैं। और गुरजंट इसमें माहिर थे। हाँ, गुरजन की लगातार आगे से प्रेस करने की जो क्षमता थी वो इस नई निडर भारतीय टीम का प्रतीक बन गई। उन्होंने यूरोपीय दिग्गजों की आंखों में आंखें डालकर खेलना सीख लिया था। और इस अदृश्य दबाव को तोड़ने में जो योगदान इस पीढ़ी का रहा है वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल। शायद इसी उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा गुरजंत सिंह को 2021 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाना पूरी तरह से जायज था। वो सम्मान उनके इसी संघर्ष का प्रतीक था। हमारे नोट्स में संन्यास के वक्त दिया गया गुरजंट का एक बयान है जो बहुत गहराई लिए हुए है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, मैं भारतीय हॉकी के ऐतिहासिक पुनर्जागरण का हिस्सा बनकर और 2 ओलंपिक पदक हासिल करके बेहद संतुष्ट महसूस कर रहा हूं। इस वाक्य में जो संतुष्ट शब्द है ना, वो बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ जीत की खुशी नहीं है, ये उस भारी बैकपैक को हमेशा के लिए नीचे उतार देने की राहत है। और देखिए, ये किसी भी एथलीट के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जब वो संन्यास के समय मुड़कर अपने सफर को देखे तो उसे अपना देश और अपना खेल उस मुकाम पर खड़ा मिले जहां वो पहले कभी नहीं था। सच में गुरजंत और उनकी पीढ़ी ने सिर्फ मैच नहीं जीते, उन्होंने भारतीय टीम से उम्मीदें जोड़ने के तरीके को ही बदल दिया। मतलब दर्शकों का नजरिया बदल दिया। हाँ, पहले लोग प्रार्थना करते थे कि भारतीय टीम किसी तरह बस जीत जाए। अब वे उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम जीतेगी ही। ऐतिहासिक पुनर्जागरण शब्द का इस्तेमाल गुरजंट ने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि उन्होंने सच में भारतीय हॉकी की मृतप्राय हो चुकी मानसिकता में नई जान फूंकी है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा और इन सारे स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो असल तस्वीर क्या उभरती है? एक 31 वर्षीय स्ट्राइकर की कहानी, 130 अंतर्राष्ट्रीय मैच, 33 गोल, मिस्टर बैकहैंड का वह अनोखा खिताब, नीदरलैंड्स जैसी टीम के खिलाफ महज 13 सेकंड में गोल दागने का वो शिकारी जैसा कारनामा, एशियाई खेलों और एशिया कप के स्वर्ण पदक भी। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर वे 2 ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल। एक ऐसा शानदार करियर जिसने 41 साल के सूखे की बंजर जमीन को फिर से उपजाऊ बनाया, जिसने दुनिया भर के गोलकीपर्स को अपने रिवर्स हिट से चौंकाया और भारत को विश्व हॉकी के मंच पर उसकी खोई हुई इज्जत वापस दिलाई। उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है और अब वे गर्व के साथ मैदान से विदा ले रहे हैं। ये एक बहुत ही भावुक लेकिन साथ ही एक बहुत ही गंभीर विचार पैदा करने वाला क्षण है। हाँ, एक युग का अंत कह सकते हैं इसे। और एक ऐसा विचार है जिसे हमें आज के इस विश्लेषण के अंत में जरूर टटोलना चाहिए। वो क्या? देखिए, गुरजंत सिंह और उनकी पीढ़ी के खिलाड़ियों ने 41 साल के सूखे का वो भयानक मानसिक और ऐतिहासिक दबाव खुद झेला था। हाँ, उन्होंने वो बुरा दौर देखा था। उन्होंने उस दर्द को जिया था जब भारतीय टीम खाली हाथ लौटती थी। उनकी जीत की भूख उस पीड़ा से पैदा हुई थी। लेकिन अब जब ये पीढ़ी धीरे धीरे संन्यास ले रही है और टीम में एक बिल्कुल नई पीढ़ी अपनी जगह बना रही है, तो स्थिति बिल्कुल अलग है। आप किस मायने में अलग कह रहे हैं? इस मायने में कि टीम में आने वाले नए युवा खिलाड़ियों ने वो 41 साल का सूखा और वो दर्द कभी देखा ही नहीं है। अरे हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। उन्होंने तो जब से होश संभाला है, भारतीय टीम को ओलंपिक के पोडियम पर मेडल के साथ ही खड़ा देखा है। उनके लिए ओलंपिक मेडल जीतना कोई असंभव सपना नहीं, बल्कि एक डिफॉल्ट एक्सपेक्टेशन बन चुका है। एक सामान्य सी बात। बिल्कुल। और यहीं से एक नया मनोवैज्ञानिक सवाल खड़ा होता है। बिना उस ऐतिहासिक हार के दर्द को सहे, बिना उस पीड़ा के, क्या इस नई पीढ़ी में जीत की वैसी ही डेस्परेट भूख पैदा हो पाएगी? क्या दर्द से उपजी भूख और महत्वाकांक्षा से उपजी भूख में कोई अंतर होता है? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या ये नई पीढ़ी उस सुनहरे दौर को बरकरार रख पाएगी जिसे गुरजंट जैसे खिलाड़ियों ने अपनी जी तोड़ मेहनत से दोबारा खड़ा किया है। ये एक बेहद ही शानदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। दर्द से उपजी भूख बनाम सफलता की उम्मीद से उपजी भूख। हाँ, ये एक ऐसा द्वंद्व है जो सिर्फ हॉकी के मैदान पर नहीं बल्कि शायद जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। इस नई पीढ़ी के लिए अब चुनौती सिर्फ मेडल जीतना नहीं है, बल्कि उस विरासत को संभालना है जो उन्हें इस परिवर्तनकारी युग से मिली है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। भारतीय हॉकी के उस पुराने बैकपैक का बोझ अब उतर चुका है, लेकिन अब एक नए युग की जिम्मेदारियों का वजन नए कंधों पर है। सफर जारी